सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर देहरादून में रन फॉर यूनिटी का इनेकाद किया गया। देहरादून के पवेलियन ग्राउंड से रन फॉर यूनिटी का इनेकाद किया गया, जिसमें करीब 2000 स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया। और सीधे आपको केवड़िया लिए चलते हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आईएएस ट्रेनीज को खिताब कर रहे हैं। जो सुना वो सीधे अंतर मन को छू जाता है। साथियों, देश की विभिन्न सिविल सर्विसेज के इस कंबाइंड फाउंडेशन कोर्स से एक तरह से एक नए अध्याय की शुरुआत हुई है। अभी तक तो ये चलता रहा है कि कुछ लोग मसूरी में ट्रेनिंग लेते हैं, तो कुछ लोग हैदराबाद में या फिर अन्य शहरों में। जैसा मैंने पहले भी आपसे कहा, जिन साइलोज की बात मैं अक्सर करता हूं, उसका एक स्वरूप ट्रेनिंग से ही शुरू हो जाता था। सिविल सेवा के इंटीग्रेशन का सही मायने में आरंभ अब आप सभी साथियों के साथ हो रहा है। यह आरंभ अपने आप में एक रिफॉर्म है। मैं इससे जुड़े तमाम अधिकारियों को, तमाम साथियों को भी बधाई देता हूं। साथियों, ये रिफॉर्म सिर्फ ट्रेनिंग के इंटीग्रेशन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसकी सोच सभी युवा ट्रेनीज, आप सभी युवा ट्रेनीज का विस्तृत एक्सपोजर हो, एक कोशिश भी की गई है। यही कारण है कि सोशल और इकोनॉमिक्स दुनिया से जुड़े ग्लोबल लीडर से, एक्सपर्ट से आपको रूबरू कराया गया। साथियों, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की छत्र छाया और उस यहां पर हो रहा है कार्यक्रम, इसका एक विशेष महत्व बन जाता है, क्योंकि सिविल सेवा को राष्ट्र निर्माण का, राष्ट्रीय एकता का अहम माध्यम बनाने का विजन स्वयं सरदार वल्लभ भाई पटेल का था। अपने इस विजन को जमीन पर उतारने के लिए उन्होंने अनेक चुनौतियों का सामना किया। तब कुछ लोगों को लगता था कि जिन अफसरों की भूमिका आजादी के आंदोलन को दबाने की रही, वो आजाद भारत के निर्माण में मददगार कैसे सिद्ध होंगे। और ये सवाल आना बहुत स्वाभाविक था, ये विचार भी स्वाभाविक था और नफरत का भाव भी बहुत स्वाभाविक था। लेकिन दूरदृष्टा सरदार साहब ने इन तमाम आलोचकों को याद कराया कि आखिरकार ये ब्यूरोक्रेसी ही है जिसके भरोसे हमको आगे बढ़ना है। यही ब्यूरोक्रेसी है जिसने रियासतों के विलय में अहम कड़ी की तरह काम किया था। साथियों, सरदार पटेल ने दिखाया है कि सामान्य जन के जीवन में सार्थक बदलाव के लिए हमेशा एक बुलंद इच्छा शक्ति का होना बहुत जरूरी होता है। करीब 100 साल पहले अहमदाबाद म्युनिसिपैलिटी को 10 साल के भीतर सीमित संसाधनों के बीच ट्रांसफॉर्म करके उन्होंने सबको अपनी प्रतिभा का कायल बना दिया था। और इसी विजन के साथ ही उन्होंने आजाद भारत की सिविल सेवा का खाका खींचा था। साथियों, निष्पक्ष और निस्वार्थ भाव से किया गया हर प्रयास नए भारत की मजबूत नींव है। न्यू इंडिया के सपने को पूरा करने के लिए हमारी व्यवस्था में, हमारी ब्यूरोक्रेसी में 21वीं सदी की सोच और सपने अनिवार्य है। ऐसी ब्यूरोक्रेसी
जो क्रिएटिव और कंस्ट्रक्टिव हो, जो इमेजिनेटिव और इनोवेटिव हो, जो प्रोएक्टिव और पोलाइट हो, जो प्रोफेशनल और प्रोग्रेसिव हो, जो एनर्जेटिक और एनेबलिंग हो, जो एफिशिएंट और इफेक्टिव हो, जो ट्रांसपेरेंट और टेक एनेबल हो। साथियों, आपके सामने जितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, उतनी ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। एक समय था जब आपके वरिष्ठों को, आपके सीनियर्स को अभाव में ही सब कुछ संभालना होता था। सड़कें हो, रेलवे हो, पोर्ट हो, एयरपोर्ट हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, इवन टेलीफोन, इवन रोड, सब कुछ का अभाव था। आज स्थितियां ऐसी नहीं है। भारत तेजी से बदल रहा है। कभी अभावों में चलने वाली यात्रा आज विपुलता की तरफ बढ़ रही है। आज देश में विपुल युवा शक्ति है। आज देश में विपुल अन्न के भंडार है। आज देश में आधुनिक टेक्नोलॉजी की ताकत है। ऐसे में अब आपको इस विपुलता का पूरा लाभ उठाना है। आपको देश का सामर्थ्य बढ़ाना है, साथ साथ स्थायित्व मजबूत करना है। साथियों, याद रखिए, आप इस रास्ते पर सिर्फ एक कैरियर के लिए नहीं आए हैं, महज जॉब के लिए नहीं आए हैं, बल्कि सेवा के लिए आए हैं, सेवा भाव से आए हैं, सेवा परमो धर्म, इस मंत्र को लेकर के आए हैं। आपके हर निर्णय से, हर एक्शन से, हर सिग्नेचर से लाखों जीवन प्रभावित होंगे। और साथियों, आप जो भी निर्णय लेंगे, उनका स्कोप बेशक स्थानीय होगा, क्षेत्रीय होगा, लेकिन उनका पर्सपेक्टिव नेशनल होना चाहिए। यानी आप फैसले तो आपके जिले, आपके ब्लॉक, आपके विभाग की आवश्यकताओं को और समस्याओं को जरूरत के अनुसार लेंगे। वो देश के विकास में कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ये परख आपको करनी ही चाहिए, हमेशा करनी चाहिए। और साथियों, अपने हर निर्णय को आप सभी दो कसौटियों पर जरूर कसिएगा। एक, जो महात्मा गांधी ने रास्ता दिखाया था, आपका फैसला समाज के आखिरी छोर पर जो व्यक्ति खड़ा है, उसकी आशा आकांक्षाओं को वो पूरा कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। और दूसरा, आपका फैसला इस कसौटी से कसना चाहिए कि आपका निर्णय देश की एकता, अखंडता और प्रगति को आगे बढ़ाने वाला हो, उसे मजबूत करने वाला हो। साथियों, यहां एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की चर्चा हुई है। आखिर देश के 100 से अधिक जिले विकास की दौड़ में छूट क्यों गए? इसके पीछे सोच और अप्रोच की एक बहुत बड़ा कारण रहा है। ये जिले जियोग्राफिकली और सोशली बहुत चैलेंजिंग थे, लिहाजा हर स्तर पर इनकी उपेक्षा हुई,
इनको अपने हाल पर छोड़ दिया गया। इस उपेक्षा के कारण सोसाइटी में असंतोष की भावना आ गई, जिसका लाभ गलत ताकतों ने उठाना शुरू कर दिया। परिणाम यह हुआ कि इन जिलों का विकास और भी मुश्किल हो गया। इस स्थिति को बदलना आवश्यक था। इसलिए हमने इन जिलों के पिछलेपन के बजाय इनकी एस्पिरेशन को आगे बढ़ाने का फैसला किया। हमने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के हर पैमाने पर समय सीमा के भीतर काम करना शुरू किया। हमने टेक्नोलॉजी का उपयोग बढ़ाकर योजनाओं को ज्यादा प्रभावी तरीके से जमीन पर उतारा। आज हमें इसके अभूतपूर्व परिणाम भी मिलने लगे हैं और अब आप पर इस काम को और गति देने का जिम्मा आने वाला है। साथियों, आने वाले समय में आप में से अनेक साथियों की तैनाती ब्लॉक या फिर जिला स्तर पर होगी। जाहिर है, वहां अनेक समस्याओं के समाधान आपको ढूंढने होंगे। मेरा आपको सुझाव रहेगा कि आप अपने क्षेत्र की एक बड़ी समस्या को एक वक्त में हाथ में लें और उसका संपूर्ण समाधान करने का प्रयास करें। यानी वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रॉब्लम एंड टोटल सॉल्यूशन। अक्सर हम जोश में हर तरफ हाथ मारना शुरू कर देते हैं, जिससे हमारे प्रयास और हमारे रिसोर्सेज दोनों बढ़ जाते हैं। एक समस्या को हल करिए जिससे आपको भी कॉन्फिडेंस मिलेगा, लोगों का भरोसा भी आप पर बढ़ेगा। अब जनता का भरोसा आप जीतते हैं तो आपके साथ जनता की भागीदारी भी बढ़ जाती है। साथियों, आपके सामने ब्यूरोक्रेसी और सिस्टम को लेकर बनी एक नेगेटिव धारणा को बदलने की बहुत बड़ी चुनौती है। ब्यूरोक्रेसी और सिस्टम, ये दो ऐसे शब्द बन गए हैं जिनको बैड ब्यूरोक्रेसी या बैड सिस्टम लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। वो अपने आप में ही नेगेटिव कॉनोटेशन के लिए उपयोग होने लगा है। आखिर ये हुआ क्यों? हमारे अधिकतर अफसर मेहनती भी है और रिसेप्टिव भी है, लेकिन पूरे सिस्टम और पूरी ब्यूरोक्रेसी का नेगेटिव परसेप्शन बन गया है। साथियों, सिविल सेवाओं को लेकर हार्ड पावर की, अफसरशाही की, रौब की, रसूख की एक छवि रही है। ये छवि निश्चित रूप से कॉलोनियल लीगेसी है, जिसको छोड़ने में कुछ लोग पूरी तरह सफल नहीं हो पाए। आपको इस छवि से सिविल सेवा को बाहर निकालने की कोशिश करनी होगी। आपकी पहचान हार्ड पावर से नहीं, सॉफ्ट पावर से होनी चाहिए। हार्ड पावर आक्रोश का कारण बनती है और सॉफ्ट पावर सद्भाव विकसित करने का एक बहुत बड़ा माध्यम बन जाती है। अपॉइंटमेंट से लेकर सुनवाई तक का एक सरल मैकेनिज्म होना चाहिए। आप 7 दरवाजों के पीछे रहते हैं, ये भाव जनता में कभी भी नहीं जाना चाहिए। आपके पास हर प्रॉब्लम का इंस्टेंट सॉल्यूशन हो, ऐसा संभव नहीं है। और सामान्य जनता इस बात को भी भली भांति समझती है। वो सिर्फ सुनवाई चाहती है, सम्मान चाहती है, उसकी बात सही जगह पर पहुंचे, इतने से ही कभी कभी हमारा देश का नागरिक संतुष्ट हो जाता है। आपका प्रयास होना चाहिए कि वो सम्मान और संतुष्टि के भाव के साथ आपके दफ्तर से निकलना चाहिए। साथियों, किसी भी पब्लिक सर्वेंट के लिए इफेक्टिव सर्विस डिलीवरी के लिए
पॉलिसी के इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन के लिए ईमानदार फीडबैक बहुत जरूरी है। ये मैकेनिज्म ये भी आपको ही विकसित करना ही होगा। पहले के जमाने में कलेक्टर के लिए नाइट होल्ड का एक नियम होता था, एक मार्च टू हॉल्ट रेशियो भी होता था। इस पूरी कवायद से पता चलता था कि अफसर ने फील्ड में कितना समय गुजारा है। अब ये परंपरा एक प्रकार से उसमें काफी ढीलापन आ गया है, कहीं कहीं तो खत्म हो गई नजर आती है। ऐसी ही एक पुरानी परंपरा थी डिस्ट्रिक्ट गेजेटियर की, जो अब करीब करीब लुप्त होती नजर आ रही है। हैंडिंग ओवर नोट की भी एक व्यवस्था थी, जिसमें हर जाने वाला अफसर आने वाले अफसर के लिए एक नोट छोड़ करके जाता था। इस नोट के माध्यम से नए अफसर को उस पोस्ट से या उस ऑफिस से जुड़ी चुनौतियां, समस्याओं और अहम मुद्दों को समझने में बहुत बड़ी सुविधा होती थी। गवर्नमेंट की कंटिन्यूटी रहती थी। ऐसी अनेक बेस्ट प्रैक्टिसेस हमारी पुरानी व्यवस्थाओं में रही है, जिन्हें फिर से जीवित करने की जरूरत है। पुरानी अच्छी परंपराओं को आज के युग में नई टेक्नोलॉजी से जोड़कर हमें उन्हें और समृद्ध करना है और मजबूत करना है। तकनीक को हमें ऑल्टरनेटिव नहीं, मल्टीप्लायर के तौर पर उपयोग करना चाहिए। जैसे फीडबैक मैकेनिज्म, मेल मुलाकातों के पुराने तरीकों के साथ साथ हम सोशल मीडिया का भी अच्छा बेहतर उपयोग कर सकते हैं। सोशल मीडिया को रिलायबल सोर्स भले ही नहीं माना जाना है और नहीं माना जा सकता, लेकिन एक टूल जरूर है जिसका उपयोग हम कर सकते हैं। और हां, हमारे फैसलों, हमारी नीतियों को लेकर जो इनपुट आता है, जो फीडबैक आता है, उसका ईमानदार आकलन भी उतना ही जरूरी है। ऐसा नहीं है कि जो हमारी आंखों और हमारे कानों को अच्छा लगे वही सुनना और वही देखना है। हमें फीडबैक प्राप्त करने के अपने दायरे का विस्तार करते हुए अपने विरोधियों तक की राय को पढ़ना और सुनना चाहिए। इससे हमारे ही विजन को डेप्थ मिलेगी। साथियों, सरकारी व्यवस्था में रहते हुए कभी कभी हम एक और गलती कर देते हैं। अक्सर एसी कमरों में बैठे हुए हमें सब कुछ ठीक ठाक लगता है। हमारा एक सीमित सोशल सर्कल होता है जिसमें हमारे जैसे ही लोग शामिल होते हैं। यही कारण है कि बहुत बार हमें सामान्य समस्याओं की भी सही जानकारी नहीं मिल पाती। इसलिए हम किसी भी सर्विस में हो, हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर लोगों से जुड़ना बहुत आवश्यक है। इससे हमें सही पॉलिसी डिसीजन लेने में बहुत मदद मिलेगी। साथियों, हमें यह भी समझना होगा कि मिनिस्ट्रीज हो या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हो या दूसरे सरकारी विभाग, हम एक सर्विस प्रोवाइडर है। सर्विस प्रोवाइडर के लिए कंज्यूमर ही सबसे ऊपर होना चाहिए। जब ये बात हमारी समझ में आ जाती है तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, मैन पावर की इन्वेंट्री में, टेक्नोलॉजी में हर स्तर पर जरूरी बदलाव होने लगेगा। जब सर्विस डिलीवरी में जरूरी बदलाव होंगे तो लाइफ अपने आप इजी हो जाएगी। साथियों, अभी मैंने आपसे मैनेजमेंट की प्रचलित भाषा का उपयोग किया, और वो इसलिए किया क्योंकि कभी कभी किसी बात को समझाने के लिए नोन टू अननोन की तरफ जाना बड़ा सरल रहता है, एक सुगम तरीका भी रहता है। इन सबसे ऊपर सबसे गहरी है
और वो है हमारे भीतर की भावना, हमारे भीतर की वेदना, हमारे भीतर की संवेदना। एक विचार हर पल, हर आती और जाती हुई सांस के साथ, आपके अस्तित्व के साथ जुड़ जाना चाहिए। वो विचार क्या है? साथियों, आपके मन मस्तिष्क में ये रच बस जाना चाहिए कि मैं आज जो कुछ भी हूं, ये मुझे मेरे देश ने दिया है। मेरे समाज ने दिया है, इस देश के करोड़ों लोगों ने दिया है। ये देश मेरा है, इस देश के लोग मेरे हैं। इस सर्विस में आने के बाद जो तामझाम मुझे मिला हुआ है, उसमें किसी गरीब के पसीने की महक है। साथियों, हम देश के गरीब के, देश के लोगों के, हम सब कर्जदार हैं, ऋणी हैं। उस गरीब का कर्ज चुकाने का, देश के सामान्य मानवीय का कर्ज चुकाने का हमारे पास एक ही तरीका है। हम देशवासियों की जिंदगी आसान बनाएं, जो उनका हक है उसके लिए ईमानदारी से प्रयास करें, जी तोड़ मेहनत करें। साथियों, आज का नया भारत कहीं ज्यादा आकांक्षी है, वो अधीर भी है, और विकास की उसकी ललक पहले से कहीं ज्यादा हो गई है। आज पूरे भारत में हम देख रहे हैं कि नागरिक पहले से कहीं ज्यादा जागरूक है, अवेयर है, कहीं ज्यादा इन्वॉल्व है और कहीं ज्यादा सेंसिटिव भी है। सरकार एक आवाज लगाए, जरा सी भी मदद मांग ले या किसी मुहिम में शामिल होने के लिए रिक्वेस्ट करें, तो तमाम देशवासी खुशी खुशी उसमें शामिल हो जाते हैं। ऐसे में हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम देशवासियों की ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाएं,